हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर हॉरर वीडियो। तो चलिए डर को महसूस करते हैं हॉन्टेड हॉरर के साथ। आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ उसका सोर्स रेडिट है। ये दोनों कहानी सच्ची घटना पे आधारित है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम राहुल है और ये इंसिडेंट मेरी गर्लफ्रेंड तान्या के साथ सन 2006 में हुआ था। बात उस समय की है जब वो देहरादून के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज अ रेसिडेंट गायनेकोलॉजिस्ट पोस्टेड थी। उस हॉस्पिटल का गायनेकोलॉजिस्ट वार्ड और मॉर्चुरी एक ही बिल्डिंग में था। और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि पहले मॉर्चुरी आता था, उसके बाद गायनेकोलॉजिस्ट वार्ड। तान्या उस रात नाइट ड्यूटी सर्व कर रही होती है, पर उस रात ऐसा कोई रस नहीं होता। ओपीडी में बैठे बैठे रात के 1 बज चुका होता है। काम न होने के कारण तान्या को नींद आने लगती है। नींद को भगाने के लिए वो बिल्डिंग के बाहर खाली फील्ड में टहलने का सोचती है। और तान्या की एक बेहद बुरी आदत थी, अक्सर स्ट्रेस को कम करने के लिए वो स्मोक किया करती थी। आप भी सोच रहे हैं ना कि आधी रात अकेली लड़की, ऐसा डरावना माहौल और फिर सिगरेट, यह तो भूतों को दावत देने वाली बात हो गई। खैर, तान्या फील्ड में बने बेंच पे बैठ के अपना ब्रेक का आनंद ले रही होती है। अभी कुछ ही वक्त गुजरा होता है, तभी उसे ऐसा लगता है कि मानो उसे कोई घूर रहा हो। तान्या थोड़ी देर के लिए बहुत अनकंफर्टेबल फील करने लगती है, पर यह तो मानो बस एक शुरुआत था। कुछ समय बाद तान्या को किसी बच्चे की हंसने की आवाज सुनाई देने लगती है। एक पल के लिए तो वो बिल्कुल डर जाती है, पर तभी उसकी नजर हॉस्पिटल के एंट्रेंस पे बने सीढ़ियों पर जाती है, जहाँ एक छोटा लड़का और लड़की आपस में खेल रहे होते हैं। तान्या के मन में एक बार के लिए शंका तो होती है, पर आपको तो पता है कि डॉक्टर्स इन सब चीजों को सिरे से नकार देते हैं। वो ऐसा एज्यूम करती है कि ये बच्चे किसी पेशेंट के परिवार के होंगे, पर तान्या के मन में यह बात बार बार चल रहा होता है कि ये बच्चे इतनी रात को ऐसे सुनसान जगह पर क्या कर रहे हैं, इनके माता पिता और परिवार कहाँ हैं? एक अनकही डर के साथ तान्या उन बच्चों को आवाज देकर अपने पास बुलाती है। अपने कोट के पॉकेट में रखे चॉकलेट्स उनको देती है और उनसे पूछती है, बेटा आप लोग भाई बहन हो और आपके पापा मम्मी कहाँ हैं? तभी वो बच्ची जो अब तक हंस रही होती है अचानक से रोने लग जाती है और बोलती है, मेरा यहाँ कोई नहीं है। उसे रोता देख तान्या को भी बुरा लगने लगता है और तभी वो इन बच्चों की मदद करने का सोचती है। पर जैसे ही वो उन बच्चों को अपने साथ चलने को कहती है, बच्चे कुछ देर तो तान्या के साथ चलते हैं, पर जैसे ही वे लोग हॉस्पिटल के बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं तो बच्चे तान्या को छोड़कर आगे भाग जाते हैं। इन्हीं सब के बीच जब तान्या उनको देखने के लिए आगे जाती है, तब तक वहाँ कोई नहीं होता। मानो ऐसा लगता है कि बच्चे हवा में गायब हो गए हो। पीछे रहता है तो बस उन बच्चों की हंसने की आवाजें। तान्या का नजर तभी उस फ्लोर पे जाता है। वो उसी मुर्दा घर के पास खड़ी होती है। एक पल के लिए मानो तो उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था। वो अपने जगह से हिल भी नहीं पा रही होती है। तभी पीछे से उसे एक आवाज सुनाई देती है, जो उसी के जूनियर डॉक्टर रश्मि की होती है। मैम आप ठीक तो हैं? आप इस फ्लोर पर इतनी रात को क्या कर रही हैं? तान्या इन सभी बातों को आया गया कर देती है और बोलती है, नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस ओपीडी की तरफ ही जा रही थी। उस रात तान्या जैसे तैसे अपना ड्यूटी कंप्लीट कर लेती है और अगले सुबह अपने घर चली जाती है। उसका घर उसी हॉस्पिटल के पीछे गवर्नमेंट क्वार्टर में होता है। इस हादसे के बाद तान्या कुछ दिनों के लिए डे शिफ्ट के लिए अप्लाई कर देती है। उसके दिमाग से मानो वो इंसिडेंट अभी तक निकला ही ना हो। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चलता है, पर 1 महीने बाद अस्पताल में डॉक्टर के शॉर्टेज होने के कारण तान्या को फिर से नाइट ड्यूटी असाइन कर दिया जाता है। तान्या ना चाहते हुए भी उसे ज्वाइन कर लेती है, पर इस बार तान्या डिसाइड करती है कि वो बिल्डिंग के बाहर नहीं जाएगी। तान्या का ड्यूटी जनरल वार्ड में लगा होता है। काम करते करते कब रात के 2 बज जाते हैं तान्या को पता ही नहीं चलता। थके होने के कारण वो अपने टेबल पर ही सो जाती है। कुछ 15 मिनट ही हुए होंगे, तभी तान्या को फिर से वही बच्चों की हंसी की आवाज सुनाई देने लगती है। तान्या उस आवाज को सुन के मानो सहम से ही जाती है। वो घबराते हुए उस आवाज की तरफ जाती है। तभी उसकी नजर कॉरिडोर के एंड पे जाता है, जहाँ वो दोनों बच्चे थे और तान्या को अपने तरफ बुला रहे होते हैं। तान्या को बस यहीं तक का याद होता है। उसकी आंख अगली सुबह हॉस्पिटल के बेड पे खुलती है। होश में आने के बाद वो सारा इंसिडेंट अपने जूनियर डॉक्टर को और नर्स को बताती है। तभी वहीं पे खड़ी नर्स सुलेखा जी सभी चीजों को समझ जाती हैं
और वो इसके पीछे के राज को सभी को बताने लगती हैं। तो बात साल 1990 की होती है। पहले यह बिल्डिंग बस एक इमरजेंसी वार्ड की तरह यूज होता था। तो एक रात एक 12 साल की लड़की इस अस्पताल में आती है। उसका हालत बहुत ही नाजुक होता है। जांच करने के बाद डॉक्टरों को पता चलता है कि कुछ लोगों ने उस बच्ची के साथ बलात्कार जैसा घिनौना काम किया है। वो बच्ची बेहद ही दर्द में होती है, पर डॉक्टरों के सूझबूझ से उस बच्ची की जान बच जाती है। हालांकि जिन लोगों ने उसके साथ ये घिनौना काम किया था, उन्हें डर था कि कहीं वो लोग फंस ना जाए। पावरफुल बैकग्राउंड होने के कारण उन लोगों ने उस छोटी सी बच्ची को हॉस्पिटल में ही मरवा दिया। कहा जाता है कि इस हादसे के बाद कई लोगों ने उसे देखे जाने का दावा किया है, पर यह बात सुनने के बाद तान्या के मन में लाखों सवाल आ रहे थे। तभी उसने पूछा, सुलेखा जी, पर वो लड़का कौन था? पर सुलेखा जी जवाब देती हैं, कौन लड़का? अभी तान्या डरे हुए लफ्जों में बोलती है, वही लड़का जो उस लड़की के साथ था। इस सवाल का जवाब तो सुलेखा जी के पास भी नहीं होता। राहुल का कहना है कि आज भी कभी कभी वो बच्चे तान्या के सपने में आते हैं और तान्या को वो हादसा आज भी हॉन्ट करता है। हालांकि राहुल और तान्या अब शादी कर चुके हैं और एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं, पर यह राज आज तक राज है कि आखिरकार वो लड़का था कौन। तो चलिए हम आज के अपने दूसरे कहानी की तरफ चलते हैं। ये कहानी फरीन ने रेडिट पे शेयर करी है। ये हादसा फरीन के साथ 2 साल पहले हुआ था। फरीन यूपी गाजियाबाद की रहने वाली हैं। बचपन से ही फरीन को अपने नाना और नानी से एक अलग ही लगाव होता है। हर साल फरीन अपने छोटे भाई के साथ गर्मी की छुट्टियों में अपने नानी के घर जाया करती थी। उसके नानी का घर गाजियाबाद से कुछ 20 से 25 किलोमीटर दूर होता है। हालांकि उसे नाना नानी के साथ रहकर बहुत मजा आता था, पर जिस घर में वे लोग रहा करते थे वो घर 100 साल से भी अधिक पुराना हो चुका था। दिन में तो वो घर बहुत साधारण और शांत लगता था, पर मानो रात में वो घर कुछ और ही बन जाता था। अक्सर फरीन को उस घर में परछाइयां दिखा करती थी, पर बच्चे होने के कारण उसे कोई सीरियसली लेता नहीं था। बचपन से ही फरीन के दिल में उस घर के प्रति एक अलग ही डर बैठा हुआ था। हालांकि फरीन अपने छुट्टियों में अपने भाई और बहनों के साथ जमकर खेला कूदा करती थी। रात को लाइट्स कटने के बाद सभी बच्चे एक साथ बैठकर भूतों और जीनों की कहानियां सुना करते थे। ऐसे ही कुछ साल गुजर जाता है। फरीन भी बड़ी हो जाती है। वो स्कूल से अब कॉलेज में पहुंच जाती है। एक रात फरीन के घर वालों को पता चलता है कि फरीन की नानी को एक माइनर हार्ट अटैक आया है। हालांकि सही समय पे इलाज मिलने के कारण उसकी नानी की जिंदगी बच जाती है, पर डॉक्टर्स का यह कहना था कि उनका अब खास ख्याल रखना होगा। इस घटना का एक गंभीर असर उनके नाना जी पर पड़ता है। वो अपने वाइफ से यानी फरीन के नानी से बेहद प्यार किया करते थे। इस हादसे के बाद वो सारा टाइम अपना फरीन के नानी के साथ ही गुजारा करते थे। उनका ख्याल वो एक छोटे बच्चे की तरह रखा करते थे और हर रात वही उनको सारी दवाइयाँ खिलाया करते थे। कुछ साल सब अच्छे से गुजरता है। इसी बीच फरीन के मामा, जिनका नाम इमरान होता है, उनका ट्रांसफर आगरा में हो जाता है। ना चाहते हुए भी उन्हें अपने माता पिता और परिवार को छोड़कर दूर जाना पड़ता है। उनके मामा के जाने के बाद उस घर में उसके नाना, नानी, मामी और छोटी बहन बस रह जाती है। एक शाम उसके नाना जी कुछ काम करके शहर से अपने गांव की तरफ लौट रहे होते हैं। अंधेरे होने के कारण वो हाईवे को जल्दबाजी में क्रॉस करने के दौरान सामने से आ रही ट्रक के चपेट में आ जाते हैं। ट्रक उनके ऊपर से गुजर जाती है और वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। इस घटना के बारे में गांव के लोग उनकी मामी को बताते हैं। हार्ट की पेशेंट होने के कारण उनकी नानी को छोड़ के सभी सदस्यों को इल्तिला कर दिया जाता है। फरीन के मामा भी यह खबर सुन के घर की ओर निकल जाते हैं। सबसे नजदीक में फरीन का ही परिवार होता है। आनन फानन में वो लोग अस्पताल की ओर निकलते हैं। फरीन के पापा, मम्मी और मामी सभी अस्पताल पहुंचते हैं और सभी बच्चे नानी वाले घर में ही होते हैं। हालांकि किसी तरह यह बात नानी जी को भी पता चल जाता है और वो रोने और चीखने लग जाती हैं। किसी तरह फरीन उनको शांत करती है और कमरे में सुला देती है। इधर हॉस्पिटल में डॉक्टरों का कहना था कि उनका बचना बहुत ही मुश्किल है। फरीन अपने छोटे भाई और बहनों को सुला देती है और अपने नानी के कमरे के बाहर बने हॉल में सो जाती है। इन सब के बीच रात के 1 बज चुका
होता है। फरीन सो रही होती है, तभी उसे किसी के चलने की आहट सुनाई देती है और उसे ऐसा लगता है कि वो उसकी नानी ही है। थके होने के कारण वो अपने बंद आंखों से ही पूछती है, नानी जी आपको कुछ चाहिए क्या? पर उधर से कोई जवाब नहीं आता। फरीन उसे इग्नोर कर देती है, पर कुछ देर बाद उसी हॉल में रखे एक लकड़ी की अलमारी के गेटों के खुलने की आवाज सुनाई देती है। फरीन को ऐसा लगता है कि उसकी नानी अलमारी में रखे अपने दवाइयों को लेने आई है। अभी फरीन को उसकी नानी की जोर जोर से रोने की आवाजें सुनाई देती है। ये सुन के जब वो अपने आंखें खोलती है और उस हॉल की तरफ देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि मानो एक काला साया उसी अलमारी के पास खड़ा हो। यह देख वो भाग के अपने नानी की कमरे की ओर चली जाती है और अपने नानी से पूछती है, नानी माँ आप रो क्यों रही हो? फरीन की नानी तभी बोल पड़ती है, देख बेटा तेरे नाना जी आ गए, तेरे नाना जी आ गए बेटा। अपनी नानी की ये बातें सुन के फरीन तो मानो पागलपन के हद तक डर जाती है। इन्हीं सब के बीच फरीन की मम्मी फरीन को कॉल कर अपने नाना जी के बारे में बताती है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। फरीन को तो मानो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, क्या सच है और क्या झूठ। इस घटना को हुए अब 3 साल गुजर चुका है। आज तक फरीन ये सारी बातें अपने साथ संभाल के रखी हुई है। उन्हें आज तक ये नहीं समझ आया है कि यह महज एक भ्रम था या फिर कुछ और। आप लोगों को क्या लगता है, वह साया फरीन के नाना जी की थी जो मरने के बाद भी अपने पत्नी को दवाई खिलाने आए थे?